तो कॉस्ट मैनिपुलेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100, है ना। देखो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन एमबीपीएस, करेक्ट। ये 100 हमें कहाँ पे अगर देखना है तो हम कहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 100 अगर हमें देखना है तो हम कोई भी राउटर उठा लेते हैं, सब पे एरिया 1 चल रहा है, कौन सा एरिया चल रहा है, एरिया 1। तो अब हम क्या करेंगे, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड चलाएंगे, क्या देखो ये दिखाई दे रहा है 100, ठीक है सर। शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाई और पता चला उसमें कि ये 100 हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें 100 से डिवाइड करना है। अब सीरियल की बाय डिफॉल्ट जो स्पीड हमें दिखाई दे रही है इंटरफेस के अंदर वो कितनी होती है सर, अगर मैं पूरे मैट्रिक वैल्यू में ना जाऊं तो 1 इतनी होती है 1.544, और अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 64 पॉइंट समथिंग 57, है ना। पॉइंट्स में मैं कभी लूंगा नहीं, तो मैं इन दोनों को हटा के अगर कॉस 64 लिखना चाहूँ तो लिख लूँ सीरियल इंटरफेस की। अब इतनी तो कैलकुलेशन आप कर लोगे, है ना, कैलकुलेटर से लेके कर लेना। तो देखो गाइज यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसकी कॉस्ट, इसकी भी, यहाँ पे भी, और एक लूप बैक की, करेक्ट। कॉस्ट में आपको दिखा चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो गाइज अगर मैं यहां से जाऊंगा तो मैट्रिक कितनी होगी 129, क्योंकि एक लूप बैक की होगी, है ना। तो और यहां से जाऊंगा तो सेम होगी, है ना। तो इधर से भी 129 और इधर से भी 129। तो मेरा जो राउटर है वो राउटर नंबर 2 पे राउटिंग टेबल के अंदर 2 राउट लेके बैठा होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ज्यादातर पैरामीटर्स सेम है। देखिए है 3 के लिए 2 पाथ्स, करेक्ट है ना। अब जैसे आप याद करो मैं EIGRP के अंदर जाके बैंडविड्थ को चेंज कर देता था, उसी तरीके से मैं OSPF में मेरे पास एक और चीज है, क्या कि मैं OSPF में जाके कॉस्ट भी चेंज कर सकता हूं। क्या चेंज कर सकता हूं, कॉस्ट भी चेंज कर सकता हूं। क्या चेंज कर सकता हूं, कॉस्ट। कैसे, डायरेक्टली देखो। अब अगर मैं इंटरफेस R3 को देखो या R4 को देखो, इस वाले इंटरफेस पे जाके कॉस्ट चेंज करूंगा, ठीक है। इस वाले इंटरफेस पे R4 के इंटरफेस S0/1 पे मैं लिखूंगा IP OSPF कॉस्ट, ठीक है 10 करेक्ट। कमांड ले ली, कमांड में इसने कोई गलती बताई, कोई एरर दिया नहीं, इसका मतलब कमांड एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं डू शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ करता हूं तो देखो कॉस्ट कितनी दिखा रहा है मुझे, तो इसका मतलब कमांड एक्सेप्ट हो गई, करेक्ट और नॉट। देखो 10 दिखाई दे रहा है ना सबको, ये एक कमांड होती है OSPF के इंटरफेस देखने के लिए, कौन सा इंटरफेस कौन सी प्रोसेस आईडी के साथ कौन से एरिया में चल रहा है, ठीक है। कमांड है डू शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। कॉस्ट के साथ नेटवर्क टाइप भी दिखाई देगा, यहां पे आप देख सकते हो नेटवर्क टाइप, ठीक है। और कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, कितने नेबर्स आपसे कनेक्टेड हैं, और ये लूप बैक से कनेक्टेड है, इसकी कॉस्ट 1 होती है, इसके कौन सा एरिया चल रहा है, कौन सी प्रोसेस आईडी चल रही है। तो फिलहाल हमारी टोपोलॉजी में एक सिंगल एरिया हम लोग चला रहे हैं जिसको हम एरिया नंबर 1 बोल रहे हैं, करेक्ट। तो अब हमें पता चला कि इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी हो गई 10, है ना तो यहां से कितनी आ रही है 64 65, और यहां से 10, तो टोटल कितनी हो जानी चाहिए, और यहां पे कितनी हो गई 129। अब देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं 75 छोटा है या 129 छोटा है, तो आप कौन सा चूज करोगे, R2 पे चलते हैं। अब हम R2 पे गए ये तो अभी भी 129 बता रहा है, जी प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी, अच्छा मतलब प्रोसेस को रीस्टार्ट करने बोल रहे हो, है ना। लेकिन इसने तो यहाँ कॉस्ट दिखा रहा है ना, फिर मैं प्रोसेस क्यों रीस्टार्ट करूं। देखो अगर वो कॉस्ट नहीं दिखाता तो मैं कर देता प्रोसेस रीस्टार्ट, या कर दूं, कर देता हूं।
हाँ 4.4 जो लूप बैक बना हुआ है, क्या वहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ तुम्हें उसकी? देख, मैं राउट मैनिपुलेशन कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे, और कर कहाँ पे रहा हूँ, R2 पे। R2 के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने कहाँ पे कॉस्ट चेंज करी, इस वाले इंटरफेस पे। मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, कहीं पे भी करूँगा कॉस्ट इफेक्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन है। देखो अब मैं वापस जाता हूँ, इन्होंने कहा सर एक बार प्रोसेस रीस्टार्ट कर दो, तो मैंने इनकी सुनी और मैंने प्रोसेस रीस्टार्ट कर दिया और तब भी कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि OSPF में अगर आपको कॉस्ट चेंज करनी है तो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट होता है। मतलब रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, उसको बहुत ध्यान से समझना। आप कॉस्ट अगर चेंज करोगे तो आपको पर्सपेक्टिव देखना होगा कि आप कहाँ पे और कहाँ के लिए चेंज कर रहे हो, क्योंकि OSPF में कॉस्ट हमेशा रिसीविंग इंटरफेस पे चेंज हो सकती है। OSPF की कॉस्ट हमेशा कौन से इंटरफेस पे चेंज हो सकती है, रिसीविंग इंटरफेस। सेंडिंग इंटरफेस OSPF में कभी भी कॉस्ट मैनिपुलेट नहीं कराता। दोबारा बोलता हूं, सेंडिंग इंटरफेस OSPF में कॉस्ट नहीं चेंज कराता है, रिसीविंग इंटरफेस कराता है बस, ठीक है, रिसीविंग इंटरफेस कराता है। रिसीविंग इंटरफेस, अब देखो, अब जो मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दे रहा था, बता रहा था, वो रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझो। अब देखो मैं किसके लिए मैनिपुलेट कर रहा हूं, इसके लिए। कर कहां पे रहा हूं, R2 पे। तो R2 के जितने भी रिसीविंग इंटरफेस होंगे किसके अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग होंगे, R2 के अकॉर्डिंग। हम सिर्फ वहां पे चेंज करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ कहां पे चेंज करेंगे, R2 पे चेंज करेंगे। लेकिन किसके रिसीविंग इंटरफेस में, किसके पर्सपेक्टिव में, R2 के पर्सपेक्टिव में। हम जा कहां से रहे हैं, R3 से जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, R2 पे जा रहे हैं। तो रिसीविंग इंटरफेस को हाईलाइट करते हैं। चलो, ये सेंडिंग इंटरफेस होंगे या रिसीविंग इंटरफेस होंगे, सेंडिंग होंगे, वेरी गुड। और ये दोनों, ये वाला भाई, और ये वाले दोनों, और ये दोनों। तो अब जो देखो हाईलाइटेड हैं, अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ कॉस्ट उसी पे चेंज करके दिखाऊं तो इफेक्ट होगा, और जो अनहाइलाइटेड है इस टाइम, अगर आप उन पे कॉस्ट चेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ आया। लेकिन एक तरीके से आ भी जाएगा। वो कौन सा तरीका होगा, अगर मैं R2 से आके R4 पर जा रहा हूं। सर जी क्लियर हो गई बात, मोटी बुद्धि तो नहीं लगी। मतलब कि दोनों इंटरफेस पर नहीं होगी। ये आवाज कहां से आई, अच्छा मैं कह रहा हूं कि दोनों इंटरफेस पर नहीं होगी R4। देखिए, हाँ अगर मैं R2 के पर्सपेक्टिव से भी देखूं, हाँ, तो आप दोनों पे कर लो, कोई दिक्कत, दोनों पे करेंगे। हमेशा। हाँ, अगर आपको R2 के पर्सपेक्टिव में भी करना है टूवर्ड्स R3 तो भी आप कर दो। पता लगे मतलब कि R3 का ट्रैफिक R2 से R1 से जा रहा हूं। जी, ये कर सकते हैं आप, सिमेट्रिक मैट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक, हाँ कर सकते हो। देखो अब मैं अगर इस कमांड को हटाना चाहूं तो देखो उसके दो तीन तरीके होते हैं हटाने के लिए। इंटरफेस के अंदर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है ना। शो रन इंटरफेस S0/1, ठीक है। ये कमांड हम चलाते हैं, इंटरफेस के अंदर जितनी भी उल्टी सीधी चीजें चली होती हैं वो दिखाई दे जाती हैं। अब हम जाएंगे इंटरफेस S0/1 पे, करेक्ट। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नो IP OSPF इंटरफेस 10, करेक्ट। और एक और कमांड होती है डिफॉल्ट IP OSPF कॉस्ट, ये भी आप चला सकते हो अगर आपको कॉस्ट बतानी है। तो या तो नो कर लो, और अगर आपको कोई कहते कि सर आप नो नहीं कर सकते, हो सकता है ना एग्जाम में आपको ट्रबल शूटिंग में बोल सकता है कि आपको कॉस्ट तो हटानी है बट आपको नो नहीं करना है किसी कमांड को, तो नो तो करते तुम्हारे नंबर 0, तो आपका क्या चीज चलाओगे वहां पे, डिफॉल्ट IP OSPF कॉस्ट। अब मैं देखो इंटरफेस S0/0 पे जाता हूं और वही कमांड रिपीट करूंगा, IP OSPF कॉस्ट 10 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यहां से उसे मिलने लगेगी 75, है ना, और ऊपर से इसे कितनी मिलेगी। देखो अब मैंने इस इंटरफेस पे जो मेरा हाईलाइट करने जा रहा हूं उस इंटरफेस पे मैंने कॉस्ट चेंज कर दी इस इंटरफेस पे मैंने चेंज करी है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे कॉस्ट निकालूंगा तो टोटल मुझे 75 मिलेगी, करेक्ट। 64 इस बंदे की, है ना, और इसकी कितनी 10, क्योंकि ये रिसीविंग इंटरफेस है, करेक्ट। तो 10 + 64 इज हाउ मच, 64
74 प्लस 1 फॉर द लूप बैक हाउ मच 75। अब देखते हैं R2 पे उसका इफेक्ट आया नहीं होगा, OSPF थोड़ा सा फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इफेक्ट लेके आ गया होगा जब तक, उम्मीद तो ये करते हैं। देखिए आ गया, कॉस्ट देखना क्लियर है सर। अब देखो ये तो मैंने कर दिया कॉस्ट के अकॉर्डिंग, अब इसको वापस चेंज कर देता हूं। मैंने ये चीज अभी कौन सा फैक्टर मैंने चेंज करा, कॉस्ट का, ये वाला। अगर मैं बैंडविड्थ चेंज कर दूं इंटरफेस की, अगर मैं क्या चेंज कर दूं बैंडविड्थ, तो क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि के फॉर्मूले में है। देखो इनवर्स, मैथ्स के कितने स्टूडेंट हैं, हाथ उठाओ, शाबाश। इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद है ना, एक चीज जो हमने लोगों ने पढ़ी है सबने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन कहां से आवाज आई, हाँ शाबाश, ठीक है। बैंडविड्थ बढ़ेगा तो कॉस्ट घटेगा, और बैंडविड्थ को कम करूंगा तो समझ में आ गए सर। अब देखो अगर मैं इंटरफेस के अंदर जाता हूं R4 के, तो पहले तो ये कमांड हटा दूं क्योंकि इसका तो काम हो गया। सर जी क्लियर है, चलें। अब देखो हम इंटरफेस S0/0 पे जाते हैं और बैंडविड्थ की कमांड दे दूं, कम करी है बैंडविड्थ इस इंटरफेस की, क्योंकि 1.544 होती है, मैंने 1.0 कर दी, ठीक है। अगर मैंने इधर घटाया तो उधर की कॉस्ट बढ़ गई होगी, है ना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये तो होता है। अगर मैंने ये वाला फैक्टर कम किया तो ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो अब इसने कौन सा पाथ प्रेफर किया होगा, ऊपर वाला प्रेफर किया होगा, है ना। देखते हैं कौन सा प्रेफर करा है। और चलते हैं शो आईपी राउट करते हैं। देखो ऊपर वाला कर लिया ना प्रेफर। अब 12.1 कहां से आ रहा है, कौन सा इंटरफेस पे चेंज किया? मैंने इस वाले इंटरफेस पे चेंज किया, सारी चीज इसी वाले इंटरफेस पे करके दिखा। सर एक बार इस पर वो शो आईपी जो कमांड है कॉस्ट दिखाने के इंटरफेस पे R4 पे, R4 पे इंटरफेस सो obviously किसी भाई को कोई दिक्कत है, चलें आगे। ये तो EIGRP में भी कर चुके हैं हम। अब मैं इसकी बैंडविड्थ को घटा देता हूँ इंटरफेस S0/0 और इसकी बैंडविड्थ को नो कर देते हैं यहाँ पे, ये हट गया। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर लेते हैं। अब सिनेरियो कैसे चेंज करेंगे कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इमेज नहीं है जिसमें मैं आपको 10 गीगाबिट का पोर्ट दिखा दूँ, है ना। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, फॉर्मूले को दिमाग में रखना, उसको हटाना नहीं। अगर मैं यहाँ से ही आ रहा हूँ तो इमेजिन करो यहाँ से 1 गीग के पोर्ट के साथ आ रहा हूँ, सारे जो इंटरफेसेस हैं ब्लू पाथ पे वो 1 गीगाबाइट का है, करेक्ट। और जो सारे ग्रीन वाले हैं वो 10 गीगाबाइट के हैं। तो आप अगर अपने ऑफिस में बैठे हो, यू आर ए नेटवर्क एडमिन, विच वन विल यू टेक एज अ प्राइमरी सेकेंडरी, 10 गिग प्राइमरी और 1 गिग सेकेंडरी लेके जाओगे। बट OSPF आपसे कहेगा कि यार ना तो तुम प्राइमरी लेके जाओगे ना तुम सेकेंडरी लेके जाओगे, क्यों, मैं करूंगा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। मैं करूंगा क्या, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है। देखो अब आप बैंडविड्थ इन MBPS, 1 गीगाबिट में कितने MBPS होते हैं सर, देखो अगर मैं इनको ना लूं, ये तो पॉइंट फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, यहां से 1000 ले लूं तो वैल्यू कितनी लोगे, 0 आप ले नहीं सकते, कितनी होगी 1। और 10 गीगाबिट में कितने हो जाएंगे MBPS, 10,000 MBPS। और यहां पे क्या हो गया 100, ये भी 1 आ गया। तो आपकी मेट्रिक 10 गीगाबिट के लिए भी और 1 गीगाबिट के लिए भी सेम हो गई या नहीं हो गई सर। तो SPF क्या कह रहा था आपसे, क्या करेगा वो,
इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, है ना, हमें करनी नहीं देनी है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, तो हम अपना फॉर्मूले को भी चेंज कर देंगे। अब देखो हमारा बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन एमबीपीएस, करेक्ट। अब अगर मैं कॉस्ट चेंज कर चुका हूं, बैंडविड्थ चेंज कर चुका हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, 100 चेंज करना पड़ेगा। अब मैं 100 को कैसे चेंज करूंगा, वो कमांड देखो, R32 पे चलते हैं, इसको बोलते हैं राउटर OSPF1 ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 10,000। तो अगर मैं 10,000 दे देता हूं, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ मैंने कितने दे दी सर, 10,000। तो इस 10,000 देने का मतलब क्या है, देखो मैं थ्रू आउट 10,000 दूंगा, वरना तो मेरी कॉस्ट ऊपर नीचे कैलकुलेट होकर मेरे पास आएगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी कॉस्ट के अंदर, है ना। तो मैं इसे सबके चेंज करूंगा। अब इससे होगा क्या, ये जो 100 लिखा हुआ था ऊपर, ये कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000। अब जो आपका गीगाबिट आ रहा था उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10, और आपके गीगाबिट 10 गीगाबिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1। तो आपके डेटा सेंटर में जो राउटर आपका इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर रहा था, है ना, आपके 10 गीग के पोर्ट पे और 1 गीग के पोर्ट पे, वो खत्म हो जाएगी। अब आपका जो 10 गीगाबिट का पोर्ट है वो आपका एज अ प्राइमरी पोर्ट काम करने लगेगा। क्यों, क्योंकि उस पीएफ की मैट्रिक कितनी निकल के आएगी उसके लिए 1, और ऊपर वाले की कितनी निकल के आएगी 10। अब आप कहने लगे सर मेरी तो ऑफिस में 40 गीग का पोर्ट है जिसमें मैं ओएसपीएफ चला रहा हूँ, मैंने तो ईथर चैनल बना रखा है 10-10 गीग के, 4 को जोड़ रखा है, चारों पे एक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक इंटरफेस बना रखा है 40 गीग का, और उस पर मैं प्राइमरी बनाना चाहता हूँ उसको। पोर्ट चैनल को बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, वहां पे फिर आप इसको 10 को कितना करोगे, आप इतना कर दो। कितना कर सकते हो आप इसको 4.2 टेराबाइट तक ले जा सकते हो। कितना लेके जा सकते हो 4.2 टेराबाइट तक आप लेके जा सकते हो, जहां तक मुझे याद है, मैंने एक जगह देखा था। छोटे आईओएस में तो छोटा ही होता होगा है यार, 65 45 65 68 राउटर्स में, उन्हें राउटर में ही काउंट कर लेता हूँ उसको पीछे तो नहीं करेगा उसमें। हाँ पैसे दे, क्या देखेगा बता, अब भाई कमांड देखेगा तो राउटर 3 पे चलेगा, 3 पे जाए 2 पे चलेगा, 2 पे चलाएगी। देखो इसमें कितनी हो सकती है कॉस्ट, इस वाले आईओएस में ये होगी यार 4.4 एमबीपीएस होगी यार, यहाँ हाँ मेगाबिट से होगी, ये टेराबिट में होगी, इसमें भी 4.2 टेराबिट ही होगी। क्लियर है सर, कॉस्ट का फंडा क्लियर हो गया। ओएसपीएफ में कितनी तरीके से कॉस्ट चेंज कर सकते हो, मगर याद रखना अगर आप कभी भी किसी भी ऑफिस में ये कमांड चला रहे हो तो याद रखना सारे राउटर्स पे चलेगी है, ऐसा नहीं करना कि किसी एक राउटर पे देखकर छोड़ दी, कॉस्ट इनकंसिस्टेंट हो जाएगी सब जगह से। सर जी क्लियर हो गया बिल्कुल, चलें आगे। अब थोड़ा सा खेल करते हैं इसके कॉस्ट के साथ। ओएसपीएफ बहुत ही बदतमीज तरीके का राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओएसपीएफ क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। इस प्रीफिक्स को R3 तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, करेक्ट। ये है क्या एरिया 0 और ये है क्या एरिया नंबर 1। जब आप एक सिंगल एरिया में होते हो तो आप क्या एक्सचेंज करते हो, राउटर एलए से, करेक्ट, जिससे आपका ओ राउट निकल के आता है, करेक्ट। और जब आप राउटर 1 जो कि आपका एबीआर है, अब है ना, जो कि क्या है आपका एबीआर, उससे आप OIA राउट लेके आओगे, करेक्ट। उससे आप कौन सा राउट लेके आओगे, क्योंकि ये दूसरे एरिया का राउट होगा इस तरफ से, करेक्ट और नॉट, ये एरिया नंबर 1 का राउट है,
है ना? तो याद रखना गाइज, ओ इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर OIA रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट, OIA will never be preferred in front of O। करेक्ट? अब मैं अगर ट्रेस राउट मारूंगा R3 पर बैठकर उस प्रीफिक्स को, कहां से जा रहा है सर? घूम के जा रहा है या नहीं जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि वहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। राउटर LSA आपको क्या देता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रीफिक्स। आप उसके लिए SPT बना के रखते हो, लेकिन अगर आपको OIA राउट मिल रहा है तो आपको सिर्फ कहां तक का इंफॉर्मेशन पता है? अपने ABRT। तो OSPF प्रेफर करता है लिंक स्टेट प्रॉपर्टीज रादर देन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आया? इसलिए वो क्या करता है कि कहीं से भी आपको अगर O राउट मिल रहा है, जैसे हमें यहां से घूम के ऐसा O राउट मिल रहा है, करेक्ट और नॉट? सिंगल एरिया का राउट है, करेक्ट? यहां पे भी एरिया 1 चल रहा है, यहां पे भी एरिया 1 है, और यहां पे भी क्या है? एरिया 1, करेक्ट? तो सारे एरिया 1 से मुझे क्या मिलेगा एक सिंगल एरिया में? O राउट। और यहां से अगर मैं आ रहा हूं, देखो अगर मैं यहां से इस तरफ से आ रहा हूं तो ये राउट मुझे ABR से मिल रहा है। यहां से ABR से मुझे क्या मिलेगा? टाइप 3 LSA, और टाइप 3 LSA में क्या बताता हूं? OIA। तो याद रखना हमेशा O इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर OIA। तो अगर एक राउट दो तरफ से मिल रहा है, एक एरिया से भी OIA मिल रहा है और एक O से मिल रहा है, तो मैं हमेशा क्या प्रेफर करूंगा? O। इसी तरीके से लिस्ट भी है, वो आगे चल के बात करेंगे। वो कॉस्ट रिलेटेड नहीं होगा कभी, चाहे कॉस्ट हमें ज्यादा मिल रही हो, जाएंगे हम ऊपर से, उससे कोई फायदा नहीं। O इज प्रेफर्ड ओवर OIA। क्लियर है सर? बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी को? इतना क्लियर हुआ? चलो सर, अब देखिए गाइस, ऑथेंटिकेशन OSPF में। ठीक है, सीधा सीधा जंप करते हैं ऑथेंटिकेशन पे, है ना? ऑथेंटिकेशन OSPF में बिटवीन टू राउटर्स होती है, बिटवीन टू राउटर्स। जैसे हमारे ये EIGRP में होती थी बिटवीन टू राउटर्स, वैसे यहाँ पे भी होती है बिटवीन टू राउटर्स। लेकिन मैंने आपको OSPF में एक चीज नहीं बताई थी, क्या? आप मल्टीपल कीचेन भी असाइन कर सकते हो, है ना? मल्टीपल कीचेन, याद है कीचेन बनाई थी EIGRP में? कोई बात नहीं, याद नहीं रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो R4 और R2 के बीच में हम क्या चलाएंगे? ऑथेंटिकेशन OSPF की। वायर शार्क चला के दिखा देता हूं ताकि आपको बेटरली समझ में आ जाए। आपको याद होगा मैंने आपको हेडर बताए थे OSPF के, है ना? और उसमें बताया था कि OSPF में अगर आप ऑथेंटिकेशन चलाओगे तो OSPF में जितने भी मैसेजेस जाएंगे उन सब में क्या जाएगा? ऑथेंटिकेशन जाता है। तो ऑथेंटिकेशन उसमें 4 टाइप की बताई थी। नल, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। तो अगर मैं इस पर भी क्लिक करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे OSPF हेडर दिखाऊं, तो आपको उसमें OSPF के ऑथेंटिकेशन के टाइप जा रही होगी। देखो क्या दिखा रहा है इस बार? टाइप नल। ये बाय डिफॉल्ट होती है, मतलब कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, करेक्ट है? अब हम क्या करेंगे, ये नाराज हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं राउटर नंबर 4 पे जाता हूँ। सबसे पहले हमारा सबसे घटिया ऑथेंटिकेशन जो कि क्लियर टेक्स्ट होता है। OSPF में ऑथेंटिकेशन चलाना पहले बहुत आसान होता था, अब भी बहुत आसान है, लेकिन अब आपको नए से नए iOS चाहिए होते हैं, लेटेस्ट iOS, करेक्ट? उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो बता दूंगा आपको। IP OSPF ऑथेंटिकेशन एंटर करा, ऑथेंटिकेशन डैश की लिखा, की लिखा आपने क्या? सिस्को। क्लियर है सर? अब सामने वाला बंदा आपको वेट करेगा, कितने टाइम वेट करेगा? 40 सेकेंड्स। अगर आप 40 सेकेंड्स में अप आ गए, उधर भी आपने ऑथेंटिकेशन कर दी, तो आपकी नेबर रिलेशनशिप बच गई, वरना तो आपकी नेबर रिलेशनशिप क्या कर देगा? वो डाउन कर देगा। अब हम इसको डाउन करने का मौका नहीं देते हैं, थोड़ा तेजी के साथ काम करते हैं। R2 पे चलते हैं, इससे पहले कि ये डाउन जाए। ये चला गया। डाल दी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखो अप आ गई नेबर रिलेशनशिप। देखिए अब आप ये बताइए कि सिर्फ आपको लोडिंग और फुली दिखाई दे रहा है, वो आपको बता चुका हूं मैं पहले ही।
बता देता ना अगर सारे देखने हो तो। बता दिया था ना मैंने। देखो एक कमांड होती है राउटर OSPF1 लॉग एडजेसेंसी चेंजेस, ये रही, और इसको डिटेल में कर दो। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में कर दोगे तो सारी स्टेजेस बाय डिफॉल्ट दिखाई देने लगेंगी। ये बताया था ना मैंने आपको, नहीं बताया था मैंने? किस क्लास में बताया फिर? ये अपनी क्लास में बताया होगा। अच्छा खैर चलो, अभी 1 मिनट रुको, फिर जब दोबारा ब्रेक होगी तो बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखो पहले इसकी ऑथेंटिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसको पकड़ते हैं और देखो क्लियर टेक्स्ट में बिल्कुल, ये देखो फ्री का है, ये वायरशार्क फ्री वर्जन है ये वायरशार्क का, इसमें बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट दिख रहा है। तो सोचो जो पेड वर्जन होंगे जिसमें सॉफ्टवेयर अनेबल होंगे वो बिल्कुल क्लियर इतना बड़ा बड़ा दिखाएंगे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड क्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये तो OSPF की ऑथेंटिकेशन क्लियर टेक्स्ट हो गई, ये आपको पता लगनी चाहिए। अब मैं कमांड चलाता हूँ, देखो यहाँ पे राउटर OSPF के अंदर जाता हूँ, मुझे सिर्फ 2 स्टेजेस दिखाई देती हैं OSPF की नेबर रिलेशनशिप बनते हुए, लोडिंग और फुल टू डाउन। बाकी रिलेशनशिप स्टेजेस का क्या, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। वो क्यों नहीं दिखाई देती हैं उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। देखिए राउटर OSPF1 अगर मैं जाऊँगा तो एक कमांड है वहाँ पे लॉग एडजेसेंसी चेंज, आप बिना कमांड डाले दिखा सकता हूँ आपको। कहाँ गया यार, डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF। तो देखो यार ये कमांड मैंने नहीं डाली, आपके सामने मैंने OSPF चलाया, ये कमांड मैंने नहीं डाली होगी इसमें, एक कमांड आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देगी। देखो लॉग एडजेसेंसी चेंजेस, राइट, दिखाई दे रही है सबको ये कमांड लॉग एडजेसेंसी चेंजेस, करेक्ट है। अब ये लॉग एडजेसेंसी चेंजेस को अगर मैं डिटेल कर दूं, देखो इस तरीके से, सबसे पहले राउटर OSPF1 लिखा और लॉग एडजेसेंसी चेंजेस की कमांड लिखी यहाँ पे और इसको डिटेल कर दिया, ठीक है। तो जब आपकी नेबर रिलेशनशिप फॉर्म होगी, करेक्ट, तो ये आपको पूरी नेबर रिलेशनशिप स्टेजेस दिखाएगा, करेक्ट। अब देखिए कैसे, तो पहले मैं उसके लिए MD5 ऑथेंटिकेशन चला देता हूँ बिटवीन R2 एंड R4। अभी तो मैंने आपको क्लियर टेक्स्ट दिखाई थी, करेक्ट। अब मैं आपको कौन सी दिखा रहा हूँ, MD5 IP OSPF ऑथेंटिकेशन। MD5 की इंग्लिश नेम क्या होता है, पूरा नाम? मैसेज डाइजेस्ट, तो मैसेज डाइजेस्ट लिख दिया, ठीक है सर जी। उसके बाद क्या लिखा, IP OSPF ऑथेंटिकेशन, क्या लिख दो यहाँ पे, की नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि उससे पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैसेज डाइजेस्ट के लिए की कौन सी बनाओगे, की 1 है ना, और उसके लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज करोगे, MD5, और उसके लिए कौन सा कोई भी पासवर्ड दे दो, क्या? पहले OSPF की ऑथेंटिकेशन इतनी सी थी, लेकिन अब क्योंकि आप नए बालक हैं, नए ज़माने के लोग है ना, तो आपके लिए OSPF ने और एक चीज़ करके दी। पहले हम OSPF में कंसेप्ट था क्या, की चेन का कंसेप्ट, वो SPF में था ही नहीं। अच्छा था हमारे लिए, कम पढ़ना पड़ता था हमें, है ना। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि यार OSPF में की चेन क्यों नहीं है, की चेन तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मल्टीपल कीज लेके आ रहे हो, एक की लेके जा रहे हो, तो आजकल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको MD5 ब्रेक करके दे सकती हैं। इंटरनेट पे 1000 वेबसाइट है जो आपको ब्रेक करके दे देंगी पासवर्ड आपका फ्री में, ठीक है। तो उसकी वजह से अब MD5 इज नो लॉन्गर सिक्योर। तो वहां पे हमने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम लेके आए हैं, HMAC SHA, है ना, HMAC SHA। अब आप देखो यहां पे ये वायरशार्क आपको इसको क्रिप्टोग्राफिक ही दिखाएगा, वायरशार्क आपको क्या दिखाएगा इसमें, क्रिप्टोग्राफिक, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ी देर रुको, आपको सारी स्टेजेस दिखाई देगा ये। आजा भाई, देखिए सर इतना क्लियर हो गया सबको, ऑथेंटिकेशन किस तरीके से चला सकते हैं। अब यार मेरे पास ना एक iOS नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। देखो जब हम कीचेन बनाते हैं OSPF की या EIGRP की, तो हम कीचेन बनाने का एक कंसेप्ट होता है, क्या? वो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि
तो हम की चेन कैसे डिफाइन करते थे? की चेन, नाम दे दो कोई भी की चेन का, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, यहां से मतलब की बात शुरू होती है की स्ट्रिंग्स, और की स्ट्रिंग्स लिखेंगे सिस्को, मतलब ये हमारा पासवर्ड है की 1 का, है ना। अब मैं अगर डू शो की चेन करूं तो यहां पे कुछ टाइम आ रहा है, एक्सेप्ट लाइफ टाइम एंड सेंड लाइफ टाइम, ये दो टाइमर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या आ रहे हैं? दो टाइमर है यहाँ पे। मतलब क्या होता है इन टाइमर का? कब वो सेंड करेगा और कब वो रिसीव करेगा। कब वो सेंड करेगा और कब वो रिसीव करेगा, करेक्ट। मतलब मेरा सेंडिंग टाइम, क्योंकि देखो अगर की चेन में की लगाकर एक की के पासवर्ड से वो बंदा मुझे भेज रहा है, तो याद रखना की नंबर लगा के, की का पासवर्ड लगा के मैं भी उसको वही चीज भेजूंगा, तभी हमें दोनों एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगे, करेक्ट। की का नंबर और की का पासवर्ड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब उसके लिए गाइस देखो यहां पे सेंड लाइफ टाइम और एक्सेप्ट लाइफ टाइम है, कि वो बंदा मुझे कब से भेजेगा वो मैं तब कब से एक्सेप्ट करूंगा, उसके लिए क्या है? एक्सेप्ट लाइफ टाइम। और सेंड लाइफ टाइम क्या है? मैं कब उस बंदे को सेंड करूंगा, करेक्ट। अब यहां पे इसने लिख रखा है ऑलवेज टू ऑलवेज, मतलब टाइमर नहीं है, कोई टाइमर नहीं है। क्यों? हमने डिफाइन नहीं करा। हमारे पास कोई और की चेन है, की नंबर है? नहीं, हमारे पास कोई की चेन कोई और नंबर है ही नहीं। यही की चेन अगर मैं MD5 पे कर दूं और एक ही की रखूं, सिस्को ही पासवर्ड रखूं, तो तुम जैसा बंदा उसका पैकेट स्निफ करके बीच में बैठ जाए, उसका पैकेट स्निफ करे, MD5 के लिए इंटरनेट पे जाए, उसका की स्ट्रिंग को मैच कराए और पासवर्ड निकाल लेगा। कितना टाइम लगेगा सर? बहुत कम टाइम लगेगा, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड? कम टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल कीचेन बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल कीचेन। मतलब ये पासवर्ड चलेगा लेकिन कितनी देर? 4 घंटे। 4 घंटे के बाद दूसरा पासवर्ड आ जाएगा। फिर क्या होगा? 4 घंटे के बाद दूसरा पासवर्ड आ जाएगा। अब ये एक बंदे का काम तो ये रह जाएगा। एक बंदा तो इसीलिए हायर होना पड़ेगा, कहने के भाई की बनाता रहिए सुबह शाम बैठ के, है ना। उसका तो वही काम है कि सुबह आया, सारी की बनाई, कॉपी पेस्ट मारे राउटर्स पर, चल मेरा भाई। इसके लिए गाइस हम लोगों ने हायर एल्गोरिथम्स निकाली, एचमैक एंड शाह, कि कोई एक बंदा पागल की तरह ही बैठ के यही काम न करता रहे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सेप्ट लाइफ टाइम और सेंड लाइफ टाइम में दो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए। मतलब अब देखो इस राउटर का टाइम देखो, डू शो 2002 बता रहा है सर। क्या बता रहा है? 2002। क्या कह रहा है? फ्राइडे है। नहीं, हमारा तो सैटरडे चल रहा है। कह रहा है रात के 12 बज रहे हैं। दूसरे राउटर पे चलते हैं, वो क्या टाइम बता रहा है? वो कह रहा है मेरे भी 12 बज रहे हैं। ठीक है सर। अब देखो गाइज मार्च 1 है, क्या आज मार्च 1 है? तो अगर मैं ऑथेंटिकेशन लगा दूंगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगी सारी चीजें। उसके लिए क्या होना चाहिए गाइज? सेम होना चाहिए। क्या सबके पास? क्लॉक। और क्लॉक सेम करने के लिए आपको क्या चाहिए? NTP। क्या चाहिए? NTP। मैं आपको ज़्यादा NTP के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, वो आप खुद कर लेना। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। CCNA की कमांड है। एक बंदे पे क्लॉक सेट कर देता हूँ। क्लॉक सेट करने के लिए क्या है? क्या टाइम हो रहा है? 10 ब्रैकेट 54 ब्रैकेट 00। आज क्या है? 2 मार्च 2019। क्लॉक बन गई। देखो इसने कहा मैंने अपना टाइम अपडेट कर लिया, मैं मार्च 2 हो गया है और 2019 हो गया, सीधे 17 साल आगे। ठीक है। उसके बाद कॉन्फ टी पे आए, NTP है ना। NTP में सबसे पहले क्या लिखोगे? एक मिनट, नहीं, NTP मास्टर स्ट्रैटम नंबर 1। ये बंदा बन गया क्या? मास्टर। और उसके बाद
दूसरे बंदों पे जाओगे, खटाखट करके ये कमांड चलाते हैं, NTP सर्वर की IP एड्रेस दे दो 1.1.1.2.2.2.2 और ये खटाखट ये कमांड कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि NTP का टाइम आ जाए सबके पास। ये आ गया इसके पास और R1 के पास तो है ही, R2 भी है, 4 पे रह गया। अब सबसे पहले R1 पे कमांड चलाई थी तो R1 पे टाइम देखते हैं कितना टाइम बजा रहा है ये। सर जी टाइम अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली, मैंने कमांड तो नहीं दी R1 पे। दैट इज द एडवांटेज ऑफ रनिंग व्हाट, द NTP। हम जो NTP चलाते हैं आजकल NTP वर्जन 4 चलाते हैं। कौन सा? NTP वर्जन 4, उसमें आप ऑथेंटिकेशन वगैरह भी करा सकते हो। वन ही रहता है, हाँ मतलब एक एक हॉप करके वो चेंज होता चला जाता है, लेकिन आप 1 पे भी रख सकते हो, 1 ही रख सकते हो। देखूं शो NTP डिटेल स्टेटस 2 है, देखो एक हॉप मतलब ये 3 से ज्यादा होना चाहिए लगभग है, लेकिन मैं सुना है कि जितना कम हो उतना बेटर, डिले डिले उतना कम। ये देखो ये दिखा रहे हैं ना क्लॉक ऑफसेट, इतना ऑफसेट है हमारे बीच में, और रूट डिले भी दिखा रहा है कि कितना मिली सेकंड का डिले है। ये इतना डिले है जितना मैंने टाइम लिया कमांड कॉपी पेस्ट मारने में, उतना इसने डिले दिखा दिया। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है कई बार। टाइम चल जाती है एग्जैक्ट ये मिली सेकेंड में तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। मिली सेकेंड में 21 मिली सेकेंड, अब 21 मिली सेकेंड में तो हम बातें कर रहे हैं, पता नहीं कब से हो गया होगा 21 मिली सेकेंड। मैंने आपकी तरफ देखा होगा 21 मिली सेकेंड हो गया होगा। ठीक है, इतने में तो हम उसको भी मैच नहीं कर पाते, जो हमारा BFD होता है ना, इतने में तो वो भी मैच नहीं हो पाता 21 मिली सेकेंड में तो। ठीक है, तो ये गाइज ये कमांड होती है। अब देखो, अब इसकी जैसे हमने कीचेन बनाने की बात करी थी, तो मैं कीचेन पे वापस आता हूँ। अब जैसे हमने कीचेन बनाया था, कीचेन क्या बनाया था हमने, ABC की 1 बनाया था, और की 1 को क्या बताया था, की स्ट्रिंग क्या लगाया था इसमें, सिस्को। अब इसमें आप एक्सेप्ट लाइफ टाइम और सेंड लाइफ टाइम डाल सकते हो। एक्सेप्ट लाइफ टाइम कब से कब तक ये बंदा एक्टिव रहेगा, ये सुबह 11 बजे से एक्टिव रहेगा 2 मार्च 2019 में। ये कब तक एक्टिवेट रहेगा, देखो अब इसको एक्टिवेट करते हैं 13 बजा दें इसमें, 2 मार्च MARCH 2019। ठीक है जी। अब जब मैं सेंड लाइफ टाइम करूंगा, अब मैं छोटे से चेंज करूंगा, बस इसमें कोई ज़्यादा लंबा चेंज नहीं है, थोड़ी देर के लिए देखें आप। जब मैं सेंड लाइफ टाइम करूंगा तो मैं इसकी थोड़ी सी घड़ी बढ़ा दूंगा 1 मिनट। ठीक है, अब मैंने देखो घड़ी बढ़ा दिया 1 मिनट। अब मैं क्या करूंगा, एक और की बनाऊंगा, की 2, और की स्ट्रिंग क्या लिखूंगा, की स्ट्रिंग लिखूंगा मैं सिस्को 1। चेंज कर दिया पासवर्ड, है ना, इधर क्या पासवर्ड कर दिया, पहले वाली की में क्या था सिस्को, इधर क्या कर दिया सिस्को 1। अब इसकी एक्सेप्ट लाइफ टाइम जो मैं करूंगा वो 11:13 बजे से 13, या इसको कर देते हैं 12:59 से 2 मार्च 2019। वही इनफाइनाइट, क्यों मैंने इनफाइनाइट क्यों किया, क्योंकि रात हो गई, मान लो रात हो गई। अब मैं रात को आगे थोड़ी की बनाता रहूंगा इसमें बैठ के, और जैसे उसे की में गैप मिलेगा वो नेबर रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा। अब देखो सेंड लाइफ टाइम क्या होगा इसका, 12:59 डबल कॉलन 0 2 मार्च 2019 और इनफाइनाइट। ठीक है सर। अब देखिए आप बहुत ध्यान से देखो इसको, मैंने यहां पर जो कमांड चलाई हैं, देखो मैं, आप इंप्लीमेंट करना जानते हो, मैं सिर्फ कीचेन बना के दिखा रहा हूं आपको। मैंने की 1 चलाया, की स्ट्रिंग क्या लिखा सिस्को, करेक्ट। यहां पे टाइम कितना दिया कि मैं इसको सेंड कब तक कर रहा हूं, 13:01 पे, करेक्ट और नॉट। मेरा दूसरा की एक्टिवेट कितनी देर में हो रहा है, 59 मतलब 12:59 पे 2 की एक्टिवेट एक साथ होंगी, करेक्ट और नॉट। यूज कौन सी होगी,
जो पहले चल रही होगी वही होगी। देखो सर, यहाँ पे OSPF का कीचेन का कंसेप्ट और EIGRP के कीचेन के कंसेप्ट में डिफरेंस आ जाता है। समझ आया? यहाँ पे जहाँ पे हम अभी हम हैं, यहाँ पे OSPF के कीचेन में और EIGRP के कीचेन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कौन सा है अब हम देखते हैं। देखो, उसके लिए किताब खोल के पढ़ते हैं कि किताब में क्या लिखा है। हम क्या करेंगे, ये एक किताब है वॉल्यूम 1, जहाँ तक मुझे याद है देखिए, यहाँ पे ये कहीं ना कोई चीज़ कह रहा होगा। देखिए, ईच की इन द की चेन, ये वाला ब्रैकेट पढ़ो। ठीक है, अब इसी पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये कह रहा है कि अगर मेरा EIGRP चल रहा होता तो मैं किसको उठाता, और अगर OSPF चल रहा है तो मैं किसको उठाऊंगा। समझ में आ गया? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन EIGRP की चेन कंसेप्ट एंड OSPF के की चेन कंसेप्ट। वहां पे अगर दो की इकट्ठी एक्टिवेट होके आ रही है मेरे पास, है ना, तो मैं किसको उठाऊंगा OSPF में, यंगेस्ट की को। और अगर मैं EIGRP में उठा रहा हूं तो मैं किसको उठाऊंगा, लोवेस्ट। समझ में आया सर? अगर सेम टाइम पे दो एक्टिवेट होके आ रही हैं, यही डिफरेंस है किसके कीचेन के कंसेप्ट में, OSPF के कीचेन कंसेप्ट में और EIGRP के कीचेन कंसेप्ट में। बट एक छोटी सी दिक्कत है, क्या आप OSPF का कीचेन कंसेप्ट नहीं चला सकते जब तक आपकी कुछ प्री रिक्विजिट फिल ना हो। व्हाट प्री रिक्विजिट? EIGRP में तो हमने iOS 12 पे ही चला ली थी, OSPF आपको मना कर देगा चलाने के लिए। OSPF कहता है कि आपकी कुछ प्री रिक्विजिट फुलफिल होनी चाहिए। ये देखिए 15 पे भी 15.4 पे। ठीक है, iOS रिलीजिंग ये कहता है कि iOS जो होगा 15.4 एंड अबव, सिर्फ उसी पे OSPF आपके ये कैलकुलेशन करके दिखा सकता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें 3-4 ट्रेन्स होते हैं। एक टेस्ट ट्रेन्स होती हैं, एक आपकी सर्विस प्रोवाइडर ट्रेन होती है, एक आपकी एंटरप्राइज ट्रेन होती है। ठीक है, 3 ट्रेन्स आती हैं उसमें। तो उसकी ये कमांड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे उसने, देखो यही कमांड नहीं होती वहाँ पे, क्या आप ये क्रिप्टोग्राफ कीचेन के अंदर देखो, अगर मैं चलाऊँ ना हमारे iOS में, अगर मैं कीचेन का कमांड लिख के दिखाऊँ आपको, कीचेन DEF की 1, तो मेरे पास देखो ये कमांड नहीं है यहाँ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम की, जो यहाँ पे दिखा रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन iOS 15.0 एंड iOS 12.0। ठीक है, हमारे पास उधर क्या है, उधर हमारे पास कीचेन का कंसेप्ट है 15.4 में। कीचेन के अंदर जाके हम क्या रख सकते हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। जब हमारे पास सादी वाले iOS है तो उस सादे वाले iOS में हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को नहीं डिफाइन कर सकते कीचेन के अंदर। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कीचेन OSPF है, की 1 लिखा और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम लिख दी। अब क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम करके यहाँ पे आपने कुछ की देखा, कितनी बड़ी आपको एनक्रिप्टेड की बनानी है, कितनी बड़ी एनक्रिप्टेड की बनानी है। जितनी बड़ी की बनाओगे उतना ही सीपी यूटिलाइजेशन हाई जाएगा। याद रखना, जितनी बड़ी आपकी HMAC एंड SHA की होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रिंग जनरेट होगा, बहुत लंबा किंग वो होता है, एनक्रिप्शन करता है पूरा का पूरा बिठा के, उतना ही सीपी यूटिलाइजेशन हाई जाएगा। याद रखिएगा। तो हम कोई मॉडरेट भी चूज कर सकते हैं, 256, डिपेंड करेगा iOS के सीरीज पे। ठीक है, उसके बाद की स्ट्रिंग लिखा और सीधा सीधा IP OSPF ऑथेंटिकेशन कीचेन OSPF लिख के एंटर मार दिया, दोनों साइड पे करा और आपकी ऑथेंटिकेशन डन। सर जी क्लियर है ये बात? OSPF की ऑथेंटिकेशन समझ में आ गई सबको? क्लियर है? यहाँ पे टाइमर डालने की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप टाइमर भी डाल सकते हो, लेकिन टाइमर की कोई रिक्वेजिट यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि HMAC एंड SHA ऐसी एल्गोरिथम है, वो सेल्फ जनरेटेड की भी जनरेट करके दे सकती है आपको। तो इट इज ऑल्सो सेल्फ सिक्योर्ड। तो बार बार जाके की बनाने की फिर उसे लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सर जी इतना क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, अब आप एक काम करो, चाय पी गाओ जल्दी। देखिए ये एक टोपोलॉजी है सर, इसको बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे
कि एरिया टू एरिया कम्युनिकेशन किस तरीके से OSPF करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला इंटरफेस, ये वाला, ये सब एरिया 3 में है। किस में है? एरिया 3 में है, करेक्ट। ये वाला इंटरफेस दूसरे पेन से कर देता हूँ। ये सब एरिया 2 में है, करेक्ट। और ये एरिया 1 में है, करेक्ट। बाकी बचा एक इंटरफेस, कौन सा? R3 का लूप बैक बचा ना वो? तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, उसको पकड़ा और उसको कहा तुम किस में आ गए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? सर जी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में कि लूप बैक को पकड़ के भी हम उसको एरिया 0 में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ABR। मगर एरिया 2 और एरिया 1 के बीच में कुछ नहीं है, है ना? है कुछ नहीं। अब देखो इस एरिया को डिफाइन कर देता हूं, तो मैं R4 तक तो डिफाइन कर दिया था, एरिया 2। R5 पे आ जाते हैं अब। तो R5 का इंटरफेस S0/0 IP OSPF1 एरिया इज व्हाट? 2। इंटरफेस लूप बैक 1, ये भी 2 में गया, और इंटरफेस S0/1 ये आ गया एरिया नंबर 1 में, करेक्ट। और R6 पे चलते हैं, इंटरफेस S0/0 IP OSPF1 इंटरफेस S0/1 ये गया और ये आ गया। ठीक है सर, ये सारे एरिया 1 में आ गए। अब हम R7 पे चलते हैं, इंटरफेस S0/1 IP OSPF1 एरिया इज व्हाट? 1। एग्जिट करेंगे यहाँ से, लूप बैक पे जाएंगे। इसकी नेबर रिलेशनशिप अप नहीं आई, क्या हो गया इसको? Do show run interface S0/1. Okay. IP address 192.1.16.6. आ गया? Oh shit. हाँ यार रुक एक मिनट, गलती हो गई। आ गया? ठीक है, अब देखो इस तरीके से है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या करूं बताओ आप? रिडिस्ट्रीब्यूशन एरिया टू एरिया नहीं होता सर। अगर मैं यहाँ पे लूप बैक बना के एरिया 0 में डाल दूं तो कम्युनिकेट हो जाएगा, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे भी आपके पास एक एरिया 0 है और यहाँ पे भी एरिया 0 हो जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये दोनों कनेक्टेड है किसी तरीके से? कनेक्टेड नहीं है ना, दोनों सेपरेट डेटाबेस हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे जब आप एरिया 0 से एरिया 3 के राउट एरिया 2 में दोगे, रिपीट करूं या समझ में आया? एरिया 3 के राउट जब किस में आएंगे? एरिया 2 में, तो वो R बिट लगा के आएंगे अपने ऊपर। कौन सी? राउटिंग बिट। कौन सी बिट?
राउटिंग बिट। जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि ये भी एक ABR है और ये ट्राई टू पुश करेगा इसको एरिया 1 की तरफ, तो ये कभी नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ दिस R बिट। ये देखेगा कि ये सेपरेट डेटाबेस है ना, ये क्या करेगा, ये इसको फिर समरी LSA में चेंजेस करने के बाद ये इसको यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेगा। करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड? सेपरेट डेटाबेस हो जाएगा नहीं, दोनों एरिया 0 कनेक्टेड नहीं है, वो सेपरेट डेटाबेस है, ये सेपरेट डेटाबेस है। करेक्ट? तो इनकंसिस्टेंट एरिया 0 है या नहीं है मेरे पास, और मैं कभी भी एरिया 3 के राउट किसको नहीं दे पाऊंगा, एरिया 1 के राउट किसको नहीं दे पाऊंगा। समझ में आया? देखो कभी भी आप कोई भी समरी LSA बनाते हो किसी भी राउटर के लिए, तो उसमें क्या लगाते हो, R बिट। और जब आप उस एरिया 0 से निकल के दूसरे एरिया 0 में जाते हो जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो वो बंदा इस R बिट को देख के कभी भी आपको ट्रांसलेट करके डिफरेंट एरियाज में नहीं भेज सकता। समझ आया? तो जब मैं यहां से एरिया 3 के प्रीफिक्सेस लूंगा, उनको समरी LSA बनाऊंगा, उसमें क्या लगा दूंगा, R बिट। जब ये यहां पे हिट करेंगे, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये दूसरा एरिया 0 है। करेक्ट? ये कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से उससे। वो क्या कहेगा कि यार ये तो R बिट लगा के आ रहे हैं, इनको तो मैं कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, तो वो क्या कर देगा, उनको डिस्कार्ड। ये हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि देखो अगर इस तरीके से हमारे पास कोई टोपोलॉजी है कि ये समहाउ कनेक्टेड है इस तरीके से, तो आपने यहां से समरी LSA बनाया, यहां से भेजा है ना, मान लो हम यहां से जा रहे हैं। करेक्ट? तो यहां से ये घूम के वापस ना चले जाएं, क्यों, यहां से हमने समरी बनाई है ना, फिर यहां से भी समरी बना के इधर भेज देंगे। करेक्ट और नॉट? तो वो लूप बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? हम इसके लिए इसमें क्या लगा देते हैं, R बिट। करेक्ट और नॉट? तो R बिट लगाने का मतलब क्या है कि R1 ने जितने भी बंदों की समरी LSA बनाई होगी, करेक्ट, वो कभी भी यहां से उसको वापस नहीं भेज सकता। करेक्ट? अब देखिए इसका रिजल्ट यहां पे है, लेकिन हम फंस गए यहां पे। अगर हम यहां पे R बिट की बात करेंगे तो हमारे राउट कभी भी एरिया 3 के राउट कहां नहीं आएंगे, एरिया 1 पे, और एरिया 1 के राउट कहां नहीं जाएंगे, एरिया 3। अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये एरिया 0 है, यही वाला एरिया 0, उसी को हम R5 तक किसी तरीके से एक्सटेंड करा दें। देखो यहां पे मैंने क्या बनाया, एरिया 0, मैं इसी एरिया 0 को एक्सटेंड कर दूं कहां तक, R5 तक। कैसे करूंगा, किसी को आइडिया है ये क्या होता है? हाँ इंफॉर्मेशन सीक्रेटली जा रही है वहां पर, हाँ, बाहर वाले को दिखाई नहीं बाहर वाले को दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है ना? देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लूप बैक बनाएंगे, एरिया 3 में उसको, एरिया 2 में उसको एडवर्टाइज करेंगे। करेक्ट? क्या करें, किस में करेंगे एडवर्टाइज, एरिया 2 में। क्या यहाँ पे मेरे पास R3 के पास एरिया 0 का डेटाबेस है ना? देखो दोबारा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इसको। क्या R3 के पास एरिया 0 का डेटाबेस है? वेरी गुड, है। अब अगर मैं एक टनल बना दूं बिटवीन R5 टू R3, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कहां से बनाऊंगा, R5 टू R3, इस टनल के इंटरफेस को अगर मैं एरिया 0 में डाल दूं तो R5 क्या बन गया, एरिया 0 में आ गया, ABR बन गया, है ना? और जो एरिया 3 का डेटाबेस है एरिया 0 का, वही डेटाबेस मुझे कहां पे मिलेगा, R5 पे। तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे एरिया 0 या इनकंसिस्टेंट रहेंगे? तो जो R बिट मैं यहां से लगा के भेज रहा हूं वो लगेगी R5 पे? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसिस्टेंट एरिया 0 डेटाबेस है, एक ही डेटाबेस है दोनों के पास। मैंने सिर्फ उस डेटाबेस को टनल के ऊपर से एक्सटेंड करके वहां पहुंचा दिया है। तो सर जब वही डेटाबेस R4 पे आएगा तब तो R4 पे आ ही नहीं रहा सर, जो R4 पे तो जाएगा, लेकिन थ्रू किसके जाएगा,
थ्रू जाएगा टनल के थ्रू। R4 सिर्फ ये देखेगा कि एक डेटाबेस जा रहा है कहां से, R3 से R5 के ऊपर। R3 से R5 जा रहा है, पर R4 में डेटाबेस बनेगा ना एरिया 3 का, जितनी भी रूल्स एरिया 3 का, एरिया 3 का तो पहले ही बन रहा है, उसके पास तो ABR है ही, तब तो R बिट से ही आ रहा है उसमें, उस पे तो आ ही रहा है, उस जो वही डाटा फिर R5 पे भी जा रहा है, वो टनल से जा रहा है, वो टनल से जा रहा है बिना R बिट के। टनल बेसिकली सर वो R5 को बता रहे हैं कि उस एरिया का पार्ट है, उस एरिया का पार्ट है। तो फिर सेम फिर R4 भी तो भेजेगा R5 से वही डाटा जो उसको नीचे में है, तो वो डिस्कार्ड कर देगा सेम। ऑब्वियसली अब तो मुझे कहां से मिल रहा है, ओर आउट, और यहां से क्या मिलेंगे, ओ आई ए, तो मैं कौन से चूज करूंगा, ओर वाले, मैं क्यों रखूंगा ओ आई वाले। ठीक है, देखो होता क्या है कि यहाँ पे एरिया 0 का डेटाबेस ही एक्सटेंड करना है, कोई डायरेक्ट नेबर रिलेशनशिप तो मैं बना नहीं सकता, है ना, बना सकता हूँ नहीं, OSPF में कोई ऐसा तरीका नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, OSPF में एरिया 0 को एक्सटेंड करने के लिए मैं एक GRE टनल बना लेता हूँ इनके दोनों के बीच में, ठीक है, और उस टनल के इंटरफेस को एरिया 0 में डाल देता हूँ, ताकि जो R3 के पास डेटाबेस है वही डेटाबेस मैं कहाँ पे भेज दूँ, R5 पे, तो ये क्या नहीं लगा पाएगा उसमें, R बिट, क्यों, क्योंकि दोनों के पास सेम डेटाबेस होगा। करेक्ट, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे R3 का सेपरेट डेटाबेस था, R5 का सेपरेट डेटाबेस था, वो कह रहा है जब तेरा डेटाबेस मैं लूंगा तो मैं क्या करूंगा, R बिट लगा के तू भेज देगा मुझे, और मैं तेरा डेटाबेस कभी लूंगा नहीं। करेक्ट, अब R5 ने कहा कि जब तुम्हारा R3 की तरफ से डेटाबेस आ रहा है तो भी मैं ये करूंगा, R5 जब डेटाबेस दे रहा है R3 को तो भी यही होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे दोनों का डेटाबेस एक कर रहा हूं थ्रू टनल। ठीक है, और यहां पे मैं कोई इंटरफेस लूपबैक को एरिया 0 में नहीं डालूंगा, मैं जो टनल बना रहा हूं उसी को एरिया 0 का पार्ट बना दूंगा। ठीक है ना, सर सिर्फ ये डेटाबेस एक्सेस करने के लिए ना, ट्रेस आउट डेटाबेस, ताकि R बिट ना लग पाए, ट्रेस आउट तो सीधा R4 से जाएगा, R4 से जो, तो ऑब्वियसली वहीं से जाएगा। समझ आया, ये सिर्फ कंसिस्टेंट करने के लिए क्या है, डेटाबेस को कंसिस्टेंट करने के लिए है। ठीक है, अब देखो मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये मैं सबसे पहले R3 पे एक टनल इंटरफेस बना लेता हूं, लूप बैक इंटरफेस, जिसके ऊपर मैं टनल बनाऊंगा। एरिया 2 है ना, देखो इंटरफेस, लूप बैक को नहीं डाला मैंने, एक लूप बैक बनाया सेपरेट, जिसके ऊपर मैं टनल बनाऊंगा। अब मैं टनल किसके ऊपर बनाऊंगा, कि एक मेरे पास लूप बैक है 30 का, 30.0.0.0/8, करेक्ट, ये एरिया 2 का पार्ट है, करेक्ट, एरिया 2 का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, एरिया 2 का, करेक्ट और नॉट, देखो ये बंदा भी एरिया 2 का पार्ट है और ये भी किसका पार्ट है, एरिया 2 का, करेक्ट, मैं इन दोनों के बीच में क्या बनाऊंगा, एक टनल। तो R4 सिर्फ क्या देखेगा कि एक पैकेट कहां से कहां जा रहा है, 30 से कहां जा रहा है, 5 पे, बस R4 को सिर्फ वो दिखाई देगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टनल, क्या बोलते हैं इसको, टनल। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको, ये देखो पहले तो एक इंटरफेस बनेगा, इसमें इंटरफेस टनल, कितने भी टनल बना सकते हो जितनी आपकी मर्जी है, 2 बिलियन टनल बना सकते हो आप एक राउटर के ऊपर। तो मैं नंबर 0 से शुरू करता हूँ, करेक्ट, IP एड्रेस दी 172.16.0.1 255.255.255.252, करेक्ट, यहाँ से जो टनल का सोर्स IP निकल के जाएगा वो जाएगा 30.30.30.30, और टनल की जो डेस्टिनेशन जाएगी वो जाएगी 5.5.5.5। ठीक है सर, यहाँ पे ये टनल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। देखो टनल पे एक IP एड्रेस दी, क्योंकि वो एक इंटरफेस है, करेक्ट, लॉजिकल इंटरफेस है मगर एक इंटरफेस है, उस पर IP एड्रेस दी, करेक्ट, उस पर क्या बनाया, उसको सोर्स बताया कि तुम ओरिजिनेट कहाँ से होगे, करेक्ट, उसके बाद तुम्हें जाना कहाँ तक है, 555 तक, करेक्ट, इतना कर दिया। अब हम कौन से राउटर पे जाएंगे, R5 पे, अब हम R5 ओपन करते हैं, R5 पे देखो इंटरफेस टनल 0 दे दो या 1 दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, नंबर सेम हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IP एड्रेस देंगे 172.16.0.2 255.255.255.252 की है ये, करेक्ट, टनल सोर्स क्या रहेगा बताओ यहाँ पे 5555, और टनल डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 30, बिल्कुल सही 30.30.30.30। अब देखो खेल यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, IP OSPF1 एरिया इज व्हाट 0,
क्या बना दिया टनल को, टनल क्रिएट करी और टनल का इंटरफेस किस में डाल दिया, एरिया 0 में, ऑब्वियसली इंटरफेस टनल 0, IP OSPF1 एरिया इज व्हाट 0। अब आ गई, अब आ गया। अब अगर बताओ मेरा यहाँ पे कोई भी इंटरफेस, अब डेफिनेशन पे जाओ ABR की, कोई भी लॉजिकल इंटरफेस या कोई भी फिजिकल इंटरफेस अगर पार्ट होता है एरिया 0 का तो वो क्या हो जाता है, ABR हो गया, ABR। अब बताओ R5 का टनल इंटरफेस कौन से एरिया में है, 0 में। इस बंदे ने एरिया 0 का डेटाबेस ड्रैग करके कहां भेजा होगा, R5 पे, तो कंसिस्टेंट एरिया 0 का डेटाबेस हो गया या नहीं हो गया सर, ठीक है, बाद में, ठीक है, इतना क्लियर हुआ सर। अब देखो जैसे ही इसका ये एक इंटरफेस एरिया 0 में आया तो ये क्या बन गया, किसके लिए, एरिया 1 के लिए, और ये बंदा किसके लिए ABR बना, एरिया 3 के लिए। अब देखो क्या मेरे पास R6 पे सारे राउट होंगे, हैं सर, सारे राउट्स हैं या नहीं है, R4 पे देखिएगा, देखिए सारे राउट्स हैं इसके पास भी। ठीक है, सबके पास सारे राउट्स हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सर जी क्लियर हो गई इतने बात, बिल्कुल, कि हम एरिया 0 पे टनल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे देखो, लेकिन टनल की क्या प्रॉब्लम है, टनल का डेस्टिनेशन जहां से आप बना रहे हो वो रीचेबल होना चाहिए। अब आप कहो सर मैं तो R3 और R6 के बीच में टनल बनाऊंगा, कल को आप बता भी सकते हो, कल को आपको गुस्सा आ गया, आप कहने लगे सर मैं तो R3 और R6 के बीच में टनल बनाऊंगा, तो देखो R3 कभी कहां तक रीच नहीं कर सकता, R6 तक। ध्यान रखना GRE टनल जब आप आती है जब आपकी डेस्टिनेशन रीचेबल होती है, जब आपकी डेस्टिनेशन क्या होती है, रीचेबल। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पे बैठे आप कहना सर वहां तक बना दूंगा, एंड ऑफ द टोपोलॉजी पे एक ABR बना दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ उन लोगों के साथ टनल बना सकते हो जहां पे आप रीचेबल हो ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली सेम एरिया में होगी तो रीचेबल हो जाएगा। अब देखो हमारे टोपोलॉजी में देखो R3 कहां तक रीचेबल है, सिर्फ R5 तक, क्या वो R6 तक रीचेबल है, नहीं, तो हम टनल कहां तक बना सकते हैं, सिर्फ R5 तक। और अगर मैं R5 तक बना सकता हूं तो मेरा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, समझ आया सर, बिल्कुल, सिर्फ उस राउटर तक जहां तक आप रीचेबल हो। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है जिससे यहाँ दिक्कत होगी आपको बहुत। अभी हमने टनल बनाया, सारे राउट इधर आधर करा दिए, कोई आर्बिट से कोई पंगा नहीं आया, 2 ABR बन गए, R5 और R3। कमांड आपको पता है डू शो IP OSPF बॉर्डर राउटर, आप चलाओगे तो आपको दिखाई देंगे दोनों ABR, करेक्ट। अब मैं R6 पे चलता हूँ, वो कमांड चलाता हूँ, R6 पे जाके डू शो IP OSPF बॉर्डर राउटर, तो देखिए यहाँ पे R5 को क्या बता रहा है, ABR बता रहा है R5 को, देखो हाईलाइट में दिखाई दे रहा है ये ABR लिखा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं R2 पे जाके कमांड चलाऊं, दिखा रहा है R3 को ABR, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जो दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात ये है कि गाइस देखो ये वाले जो नेटवर्क के इंटरफेसेस हैं इनकी कोई अप्रोप्रिएट बैंडविड्थ होगी, होगी, ठीक है। इनकी अपनी नेबर रिलेशनशिप भी चल रही होगी OSPF की, इनकी OSPF की अपनी नेबर रिलेशनशिप भी चल रही होगी, ये हेलो मैसेज भी भेज रहे होंगे, है ना। अब इन्हें हेलो मैसेज किसके और भेजने पड़ेंगे, टनल के, क्योंकि टनल पे भी नेबर रिलेशनशिप बनी है ना। तो ये देखो ये अपने हेलो मैसेजेस भी भेज रहे होंगे और किसके हेलो मैसेज भेज रहे होंगे, टनल के भी। अब एक चीज होती है LS रिफ्रेशमेंट इंटरवल, याद है 30 मिनट्स पे LS से रिफ्रेश होते हैं, है ना, वो भी हो रहे होंगे दोनों राउटर्स के ऊपर, है ना भाई। इस राउटर पे देखो R4 पे LS से रिफ्रेशमेंट आ रहा होगा, किसका, R3 का, R5 का, और अब किसका भी आएगा, टनल का भी आएगा, है ना। तो देखो हेलो मैसेजेस भी जा रहे हैं,
टनल के LSA रिफ्रेशमेंट्स भी आ रहे हैं, डबल ट्रैफिक हो गया या नहीं हो गया? अगर लो इंटरफेसिंग या लो बैंडविड्थ है तो क्या ये एक्सेप्टेबल है GRE टनल? वहां पे आपका आता है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल लिंक। वहां पे आपका कंसेप्ट क्या आता है? वर्चुअल लिंक का। वर्चुअल लिंक क्या करता है सर? अभी आपने एक टनल बनाई, उसको एरिया 0 में डाला, वर्चुअल लिंक आपके लिए ये काम ऑटोमेटिकली करके देता है। खुद आपके लिए एक एरिया 0 की टनल बनाता है, ठीक है, और उसको एरिया 0 में भी डालता है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हेलो मैसेजेस जैसे आपके नेबर रिलेशनशिप बन जाती है ओवर द टनल, जो ऑटोमेटिकली बनती है वर्चुअल लिंक में, ठीक है ना, ओवर द जैसे ही आपकी नेबर रिलेशनशिप बन जाएगी, हेलो को क्या कर देगा? सप्रेस। वर्चुअल लिंक का एरिया बनाया, एरिया 0 में डाला, ऑटोमेटिकली डालेगा, आप नहीं डालोगे, है ना, और जैसे ही डालेगा उसके हेलो मैसेज सप्रेस कर देगा नेबर रिलेशनशिप बनते ही। और LSA रिफ्रेशमेंट भी नहीं होने देगा 30 सेकंड पे। क्यों नहीं होने देगा? कि जितना भी डेटाबेस आप रिसीव करते हो, कहां से? वर्चुअल लिंक के ऊपर से, उस पे वो DNA बिट लगा देता है। कौन सी बिट लगा देता है? DNA। उसको बोलते हैं डू नॉट एज, कि तुम एज नहीं होगे कभी भी। तो गाइस देखो, टनल अपने आप बन रही है, टनल के बनते ही हेलो मैसेजेस सप्रेस हो रहे हैं, DNA बिट लग के आ रही है, तो LSA रिफ्रेशमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तीनों चीजों की एडवांटेजेस मिल गई या नहीं मिल गई? इसीलिए आप कभी भी टनल नहीं बनाते, आप हमेशा क्या बनाते हो? वर्चुअल लिंक। क्लियरली समझ में आ गया वर्चुअल लिंक क्यों बनाएंगे? सर जी पीछे क्लियर हुआ ये बात? पैसे लगते हैं फिर से, ठीक है। तो देखो GRE में डिसएडवांटेज क्या मिली हमें? एक तो वो हेलो मैसेज भेज रहा था, ठीक है, वो सप्रेस करे वर्चुअल लिंक के ऊपर। टनल बनानी पड़ रही थी, नहीं आती आपको बनानी तो कैसे बनाओगे टनल, बताओ? यहाँ पे वो टनल भी बना के दे रहा है, फिर एरिया 0 में डालना नहीं आता, वो डाल के भी दे रहा है एरिया 0 में, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है साहब LSA रिफ्रेशमेंट इंटरवल, वो कहता है वो भी सप्रेस करके दे रहा हूँ DNA बिट लगा के, तो DNA बिट लगा के भी सप्रेस करके दे रहा हूँ, ठीक है। क्या LSA रिफ्रेशमेंट हेलो मैसेज, जिसको भी नेबर रिलेशनशिप के बाद क्या कर रहा हूँ? सप्रेस कर रहा हूँ। टनल बना के दे रहा हूँ, उसको एरिया 0 में भी डाल रहा हूँ आपके लिए। तो एडवांटेजेस क्या है? GRE बनाना या टनल बनाना, सॉरी वर्चुअल लिंक बनाना या टनल बनाना? वर्चुअल लिंक। इसीलिए आप हर जगह वर्चुअल लिंक समझते हो। ऑब्वियसली अब टनल बना, इंटरफेस बना लिया ना, एक बार बन गया, उसके बाद क्या जरूरत है फिर हेलो हेलो की? मेरा इंटरफेस बन गया, मुझे नेक्स्ट स्टॉप मिल गए सारे, नेक्स्ट स्टॉप मिलने के बाद मैंने सेफ टेबल में भर दिया सारी इन्फॉर्मेशन, सेफ टेबल को पता लग गया, अब वो सारा ट्रैफिक वहां से निकाल रहा है जहां से उसके पास नेक्स्ट स्टॉप्स हैं, ठीक है सर। तो गाइज इसीलिए आप कहीं भी वर्चुअल लिंक हमेशा वर्चुअल लिंक ही देखते हो, GRE टनल का भी देखते नहीं हो। लेकिन पहले GRE टनल आया था, फिर वर्चुअल लिंक आया था, क्योंकि हमने प्रॉब्लम देखी कहाँ पे थी, फिर हमने वर्चुअल लिंक बनाया, ठीक है सर, समझ आया? अब ऐसा नहीं है कि आप कहो सर वर्चुअल लिंक बना लूं R3 R6 के बीच में, कंडीशन सेम रहेगी। अब देखो वर्चुअल लिंक के साथ उन्होंने एक पॉइंट जोड़ा, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा आप वर्चुअल लिंक एक एरिया में बना सकते हो। कितने बना सकते हो? उसने कहा आप एंडलेस बना सकते हो। आपका मूड खराब है, आपने जितने राउटर पे सब पे वर्चुअल लिंक बना दिया, बना सकते हो। लेकिन उन्होंने एक प्री रिक्विजिट डाली, क्या? आप वर्चुअल लिंक सिर्फ उन राउटर के साथ बना सकते हो जिनसे आप राउटर LSA शेयर कर रहे हो। वहां उसने क्या डाला था? रीचेबल होना चाहिए। यहां पे उसने उसी लैंग्वेज को चेंज करके क्या बोल दिया? आप वर्चुअल लिंक सिर्फ उन राउटर के साथ बना सकते हो जिसमें आप राउटर LSA शेयर कर रहे होते हो। ऑब्वियसली वो लैंग्वेज अलग कर दी उसने वहां पे, है ना भाई। रीचेबल जब ही होगा एक एरिया में जब मैं राउटर LSA रिसीव कर रहा हूँ, तो उसने उसी बात को ये ना कहते हुए कि रीचेबिलिटी होनी चाहिए, उसने उसको दूसरी लैंग्वेज में कह दिया। उसने कहा कि आप वर्चुअल लिंक सिर्फ उन राउटर्स के साथ बना सकते हो जहां पे आप क्या रिसीव कर रहे होते हो? राउटर LSA। अब R3 और R5 के बीच में मैं क्या वर्चुअल लिंक बना सकता हूं? R3 R5 के बीच में बना सकता हूं। क्या मैं R3 R6 के बीच में बना सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैं वहां पे क्या नहीं रिसीव कर रहा हूं? रीचेबल नहीं है, प्लस राउटर LSA रिसीव नहीं कर रहा हूं।
समझ आया? क्लियर है? अब देखो इसको टनल को हटा देता हूँ यहाँ से। ये हटा दी मैंने टनल यहाँ से, ठीक है सर। अब देखो आसान सी कमांड याद करो, मैंने आपको बताया था VEB बिट, याद है? VEB बिट राउटर LSA में बताई थी ना, VEB बिट। अगर मैं बॉर्डर राउटर बनता हूँ तो बिट लिख, अगर मैं वो बन जाता हूँ ASBR तो E बिट लग के जाती है। V वर्चुअल लिंक के बारे में बताया था। तो देखो अब वर्चुअल लिंक की कहानी समझते हैं। देखो इसमें एरिया 2 है शायद। वर्चुअल लिंक क्या किसके साथ बनाना है? 3 के साथ। अब ये क्या करता है, देखो इस कमांड के डालते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत तगड़ी। ओके सॉरी, नहीं 3 डालूंगा उसका राउटर, उसकी डेटाबेस में देखो उसकी। रुक इसका डू शो IP OSPF डेटाबेस देखना पड़ेगा इसका, कौन सा पिक करा है उसने? 3 पिक करा है, 3 है, ठीक है। अब देखो 30 बाद में बनाई थी ना। अब देखो ये करता क्या है, जैसे मैंने ये कमांड डाली, कौन सी वाली, कहाँ गई, R5 पे ये वाली कमांड, तो ये क्या करती है, ये सबसे पहले तो अपना राउटर LSA रीजनरेट करते हैं और इसमें वो V बिट ऑन कर देगा। कौन सी बिट? V बिट, कि हम वर्चुअल लिंक का एक एंड पॉइंट है ना, हम हैं। लेकिन क्या दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा क्या है? उसकी राउटर आईडी डाली, ये IP नहीं होती है लूपबैक की, ये क्या होती है? राउटर आईडी होती है, याद रखना। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो अपना राउटर LSA रीजनरेट करा, ये कमांड डालते हैं कि हम वर्चुअल लिंक का एक एंड पॉइंट है, और इसका राउटर 333 का राउटर LSA खोल के देखा क्या ये बंदा मेरे साथ, क्या ये बंदा मेरे साथ क्या है, वर्चुअल लिंक का एंड पॉइंट है, क्या इसमें V बिट लग के आ रही है या नहीं आ रही है? अगर उसमें भी V बिट लग के आ रही होगी तो इमीडिएटली मैं क्या फॉर्म कर दूंगा, वर्चुअल लिंक। देखो उसको वायर शार्क को भी चला देते हैं। अभी मैंने एक तरफ ही डाला है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ राउटर नंबर 3 के पास, और 3 नाराज है इस टाइम। 3 कह रहा है कि मुझे वहां से वर्चुअल लिंक लग के आ रहा है। और देखिए कितनी तेजी से वो अब बन के आया है, देख रहे हैं, दोनों तरफ बना दिया वर्चुअल लिंक। अब देखो मजे की बात, सारी चीजें यूनिकास्टली एक्सचेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? हेलो मैसेजेस जो OSPF के आ रहे हैं वो यूनिकास्टली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? याद रखना वर्चुअल लिंक जिन भी राउटर्स के बीच में बनता है, वो सारी जो प्रोसेस था हमारा OSPF का, वो सारा क्या होता है, यूनिकास्टली होता है बिटवीन द 2 राउटर्स। DBD एक्सचेंज हो रहे हैं, फिर एक्सचार्ट एक्सचेंज, जितने भी प्रोसेस होंगे वो सारे क्या होंगे, यूनिकास्ट। और जैसे ही नेबर रिलेशनशिप कंप्लीट होकर लोडिंग टू फुल में जाओगे, सब चीजें सप्रेस हो जानी है। अब देखो कोई भी आपका वहां से यूनिकास्ट हेलो आ रहा है क्या, सप्रेस हो गए। अब देखो यहाँ पे ये चीजें तो हमें पता लग गई। अब हम देखते हैं डू शो IP OSPF व्हाट इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो एक ऑटोमेटिक इंटरफेस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? एरिया कौन से में है, आपने डाला, ऑटोमेटिकली डाला हुआ है ना। हमने तो एरिया 2 बनाया था, लेकिन इसने वर्चुअल लिंक का जो इंटरफेस बनाया वो किस में बनाया आपके लिए, 0 में। और देखो ये क्या है, ये एक IP एड्रेस है ना। इसने सबसे पहले ये देखा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू गो फ्रॉम राउटर 3 टू राउटर 5। करेक्ट, राउटर 3 के कौन से इंटरफेस में मैं सबसे पहले जाके हिट कर सकता हूं। तो राउटर 3 का देखो डायग्राम में देखो, राउटर 3 का ये वाला इंटरफेस जाके मैं सबसे पहले हिट कर सकता हूं। करेक्ट, इस इंटरफेस से इस इंटरफेस तक, करेक्ट और नॉट, है ना। और एक ऑटोमेटिक टनल बना दी। अब देखो इसमें जो इंटरफेस उसने लिया होगा 34.3 34.3 लिया है या नहीं लिया है? वो किस इंटरफेस की IP एड्रेस है?
इस इंटरफेस की। अब मैं R5 पे चलता हूँ, देखो, और वही चीज़ करता हूँ, डू शो IP OSPF व्हाट बॉर्डर राउटर इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो यहाँ पे क्या IP एड्रेस पड़ा हुआ है 45.5। ये किस इंटरफेस की IP एड्रेस है सर? ये इस इंटरफेस की IP एड्रेस है। इसने ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल लिंक इंटरफेस बनाया इन दोनों के बीच में, जो कि क्लोजेस्टली रीच हो सकते थे, और इस इंटरफेस को ऑटोमेटिकली किस में डाल दिया? एरिया 0। करेक्ट। अब देखो मजे की बात, अगर मैं R3 पे जाता हूं तो R3 पे डू शो IP OSPF डिटेल्स इंटरफेस, यहां पे देखो सबसे पहली बात ये देखना क्या लिखा हुआ है, किसके लिए? वर्चुअल लिंक इंटरफेस। वर्चुअल लिंक इंटरफेस 0 बनाए, क्योंकि ये पहला नंबर हमेशा क्या होता है? 0 इंटरफेस का नंबर है। और देखो डू नॉट एज LSA इज, डू नॉट एज LSA इज व्हाट? अलाउड। इसका मतलब जो भी डेटाबेस R5 को कहां से मिल रहा होगा? R3 से, उसके लिए इसने क्या लगा दी होगी? डू नॉट एज बिट। अब देखो R5 के डेटाबेस में चेक करते हैं, डू शो IP OSPF व्हाट, लग रहा है डेटा DNA बिट कहीं पे, ये कभी भी एज नहीं होंगे। देखो 161 लिखा हुआ था ना, अब देखो फिर कमांड चलाऊं, क्या लिखा हुआ है? टाइम। ये एज आउट नहीं होने जा रहे, ये इतनी रहेंगे, अब ये फिक्स रहेगा, ना ये रिफ्रेश होते हैं ना ये कहीं जाते हैं, ये यहीं रहेंगे। टाइम नहीं होना चाहिए ना, टाइम नहीं चेंज होना चाहिए। देखो अब देखो अब भी 161 है, करेक्ट। तो ये एज आउट नहीं होने जा रहे हैं, तो इससे हमारी बैंडविड्थ सेव हो गई, करेक्ट। हेलो मैसेज सेपरेट हुए तो भी मैं बैंडविड्थ सेव हुई, हमें काम नहीं करना पड़ा फालतू का, करेक्ट। उससे हमारे चीज़ें सॉल्व हुई कि हमें खुद एक एरिया 0 का इंटरफेस नहीं बनाना पड़ा, ठीक है ना। और फिर हमें उसे एरिया 0 में भी नहीं डालना पड़ा, टनल नहीं बनानी पड़ी। तो ये सारी एडवांटेज जो हैं वो कंबाइन होती हैं और वर्चुअल लिंक के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल चेंज हो जाता है कि वर्चुअल लिंक में आप ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हो। वर्चुअल लिंक में आप क्या करा सकते हो? ऑथेंटिकेशन। लेकिन OSPF के तो कोई मैसेज इधर से उधर जा नहीं रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन का फायदा क्या है भाई? हेलो सप्रेस है, करेक्ट। हेलो क्या है? सप्रेस है। और बाकी सारे मैसेजेस क्या हैं OSPF के? वो जाने नहीं है, क्योंकि डू नॉट एज बिट लगा हुआ है, तो कोई इधर से उधर मैसेज जाएगा नहीं। अब होता क्या है गाइज यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है iOS 15.0 का खेल थोड़ा सा। हाँ एक क्वेश्चन था, अगर कोई नया राउटर ऐड होता है, आप कह रहे हो LSA रिफ्रेश नहीं होगा, और नया राउटर ऐड होगा तो फिर तो उसमें रिफ्रेश थोड़ी होने जाएगा, वो तो न्यू इन्फॉर्मेशन है ना। अच्छा, तो वो चली जाएगी। चली जाएगी, उसको भी मैं टाइम पीरियड उतना ही रख लूँगा जितने पे रिसीव करूँगा। मान ले 6 सेकंड पे रिसीव करा है ना आने के बाद, तो मैं 6 सेकंड रख के अपने पास बैठ जाऊँगा उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा था मैं? ऑथेंटिकेशन है ना। देखो वर्चुअल लिंक पे हम ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, कैसे? अब अगर मैं R3 को ओपन करूं और एक कमांड चलाऊं, राउटर OSPF व्हाट 1 एरिया 2 वर्चुअल लिंक .5.5.5.5 ऑथेंटिकेशन डैश की सिस्को। ये क्या हो गया? क्लियर टेक्स्ट है ना। ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, जैसे वो सेम कमांड थी, बस ये समझो आप एक इंटरफेस पे चला रहे हो। मैसेज डाइजेस्ट की 1 MD5 और सिस्को 1। देखें ये कमांड चलाई हमने, ये ऑथेंटिकेशन होती है आपकी, जैसे आपने वहां इंटरफेस पे चलाई थी, राइट। अब VLO को इंटरफेस तो है नहीं, तो उसकी जितनी भी चीजें होंगी वो कहां पे होंगी? इस वाले इंटरफेस पे। लेकिन आप देखो कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा दोनों राउटर के ऊपर, क्यों? क्योंकि हेलो सप्रेस हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन लेके जाते हैं? हेलो पैकेट, वो सप्रेस हैं। तो जब तक कोई चेंज नहीं होगा, जब तक OSPF को भी नेबर रिलेशनशिप डाउन ही नहीं करेगा। ये चीज इन्होंने चेंज कर दी iOS 15.0 में। iOS 15.0 में सिस्को ने बोला कि जब OSPF में आप एक जगह ऑथेंटिकेशन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो राउटर जिस पे ऑथेंटिकेशन करोगे वो अपना टाइमर चला लेगा।
वो कैसे डालेगा, टाइमर शुरू कर देगा और वेट करेगा कि सामने वाला बंदा मुझे हेलो पैकेट भेजे विद ऑथेंटिकेशन। करेक्ट। अगर वो सामने वाला बंदा मुझे ऑथेंटिकेशन के मैसेज 40 सेकंड में नहीं भेजता है तो मैं नेबर रिलेशनशिप क्या कर दूंगा, ब्रेकअप कर दूंगा। और अगर उसने मुझे 40 सेकंड के अंदर ऑथेंटिकेशन का मैसेज भेज दिया तो नेबर रिलेशनशिप ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर हेलो सप्रेस हो जाएंगे उसमें। ठीक है, एक ही बार एक्सचेंज होगा, 40 सेकंड के बाद ऑथेंटिकेशन के बाद फिर बंद हो जाना है। एक बार ऑथेंटिकेशन करा फिर बंद। करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? चलो क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हारे। हाँ, की किसकी, डायल अप कनेक्शंस। डायल अप कनेक्शंस क्या होते हैं? डायल अप कनेक्शन पुराने ज़माने में यूज़ होते थे कि अब तो लीज लाइन होती है ना। अब तो आप पहले से किराए पे लेके रखते हो, जितना चलाना है जितना फेंकना है ट्रैफिक फेंको, 1 MBPS तुम्हें मिलेगा, है ना, वो डेडिकेटेड तुम्हारे लिए होगा बस। करेक्ट। पहले हमारा डायल अप कनेक्शंस होते थे, मतलब तुम भेजो और पैसे दो, जितना ट्रैफिक यूज़ करोगे उतना पैसा देना पड़ेगा, है ना। जैसे STD बूथ होते थे पहले, उसमें क्या होता था कि आपने कनेक्शन डायल किया और बोल दिया कि भाई आधे घंटे बाद आ जाना, तुम्हारा नंबर लग जाएगा। इंटरनेशनल ट्रंक हाउस पहले ऐसी होती थी कि आधे घंटे के बाद आएगा, आधे घंटे बाद तुम्हारा नंबर लग जाएगा। तो वो फिर तुम्हारे आधे घंटे के लिए तुम्हारे पे डबल चार्ज करते थे तुम्हें लगाने का। उसी तरीके से पहले राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन होता था डायल अप कनेक्शंस पे। डायल अप कनेक्शन क्या होते थे, जितना ये राउटर ट्रैफिक भेजेगा मैं उतना तुम्हें चार्ज करूँगा। तो ऑब्वियसली सब डरते थे कि यार कोई डेटा ही मत भेजो, डेटा चला जाए, फिजिकल डेटा चला जाए, OSPF के हेलो जाएंगे तो वो पैसे काटेगा, और LSA रिफ्रेशमेंट होगा तो भी वो पैसे काटेगा। तो कहना वर्चुअल लिंक बना लो इसके ऊपर। वर्चुअल लिंक तो ऐसे बना नहीं सकते विद इन दी एरिया, तो वो नहीं बनाएंगे, है ना। तो वहां पे एक कंसेप्ट यूज होता है गाइस, डिमांड सर्किट का। कौन सा? डिमांड सर्किट क्या बोलता था जो आपका वर्चुअल लिंक बोलता है? क्या डिमांड सर्किट वाले भाई क्या बोलते थे? डिमांड सर्किट वाले भाई कहते थे कि ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस, करेक्ट, मैं क्या बनाऊंगा, डिमांड सर्किट, इनके हेलो क्या कर दूंगा, प्रेस कर दूंगा, और इन पे मैं और क्या लगा दूंगा, DNA बिट सेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, DNA बिट सेट कर दूंगा। तो आप ये बोलोगे सर ये तो प्रॉपर्टी वर्चुअल लिंक की है, तो एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी डिमांड सर्किट से उठा के वर्चुअल लिंक में डाली गई थी। ठीक है, ताकि इस चीज का एडवांटेज हमें वर्चुअल लिंक में मिल सके। आप सेपरेटली भी दो राउटर्स को एज अ डिमांड सर्किट ट्रीट कराते हो, है ना, करा सकते हो। कहां पे? जहां पे आपका रूरल एनवायरनमेंट है। आपने राउट वगैरह सारे दे दिए, अब जो चेंज होगा वो चला जाएगा, चेंज नहीं होगा तो कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, नेबर रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, ये हम कर सकते हैं रूरल एनवायरनमेंट्स में, जहाँ पे हमारे पास बैंडविड्थ कम होती है ना, तो वहाँ पे हेलो भी जा रहे हैं, LSA रिफ्रेशमेंट भी हो रहा है, ये सारी प्रतिक्रिया चल रही है, तो वहाँ पे उस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए आप डिमांड सर्किट को क्रिएट कर सकते हो। यही प्रॉपर्टी थी डिमांड सर्किट की। जब हम वर्चुअल लिंक बना रहे थे तो हमने कहा यार ये सब डिसएडवांटेज हैं, इनको एडवांटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कंसेप्ट था डिमांड सर्किट, तो डिमांड सर्किट की प्रॉपर्टी उठा के हमने वर्चुअल लिंक में डाली। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ पढ़वाता हूँ जो आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हो, आपको मैं पढ़वा देता हूँ। नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है वो, और डिफरेंट एरियाज के बीच में। जी, वो एक्चुअली दो राउटर्स के बीच में होता है। अब आप कोई भी एरिया चला लो। डू शो IP OSPF इंटरफेसेस, ये देखो वर्चुअल लिंक को क्या कह रहा है ये, इसीलिए ये हेलो को सप्रेस करता है, इसीलिए ये DNA बिट लगाता है, क्योंकि ये डिमांड सर्किट की तरह रन कर रहा होता है। हमने डिमांड सर्किट की प्रॉपर्टी उठा के वर्चुअल लिंक में डाल दी थी। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे डिमांड सर्किट को कैसे फिजिकल इंटरफेस पे एनेबल करते हैं। आई डोंट थिंक ये फास्ट इथरनेट पे होती है कमांड, एक बार चेक कर लेना।
अब मैं सबसे पहले जाऊंगा R2 और R1 के बीच में, R2 को ओपन करूंगा, इंटरफेस S0/0 IP OSPF डिमांड सर्किट, सिंपल। उसके बाद R1 पे गया और R1 के ऊपर S0/0 इंटरफेस पे क्या लिखा, IP OSPF। अब आ गया नेबर रिलेशनशिप, ठीक है, नेबर रिलेशनशिप अब आ गई। जैसी अब आई डू शो IP OSPF नेबर, डू शो IP OSPF इंटरफेस configured as demand circuit, run as demand circuit, correct? Hello messages between one neighbor is what? Suppressed. Do not which LSA is what? Allowed. Do show IP OSPF what? Database. सर जी देखना इसका DNA बिट लग के आ रहा है नहीं सामने वाले का डेटाबेस पे। अब जब एक बार मैं क्लियर मारूंगा तो सब पे दिखाई देने लगेगा आपको। क्लियर है सर? एक बार प्रोसेस को रीस्टार्ट मारूंगा तो जितने भी वहाँ से आ रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जब मैं रीस्टार्ट मारूंगा तो इसको तो सब पे DNA बिट देखने लगेगा, आप घर पे देख लेना इसको। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने हेलो सप्रेस कर दिए और अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सर्किट्स, ये दोनों इंटरफेस कौन से, ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस, करेक्ट, ये एटलीस्ट हेलो तो एक्सचेंज करें। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑथेंटिकेशन करता हूँ तो अब जब तक चेंज नहीं होगा कोई तो वो ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड नहीं हो सकती। लेकिन मैंने ऑथेंटिकेशन लगा दी इनके बीच में, है ना। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने ऑथेंटिकेशन लगाई है वो वेरीफाई हो, तो क्या डिमांड सर्किट में ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो सकती है जब तक कोई चेंज ना हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हेलो जान ही रहे हैं, है ना। तो उसको करने के लिए मैं एक और चीज है मेरे पास कि मैं हेलो को ओपन कर दूं और DNA लगे रहने दूं, है ना। मैं क्या करूं, हेलो को क्या कर दूं, ओपन कर दूं और DNA को लगी रहने देता हूं, तो वो 30 मिनट LSA रिफ्रेशमेंट नहीं होगा मेरा, है ना। तो वो मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए मेरे पास कंसेप्ट है फ्लड रिडक्शन। क्या कंसेप्ट है? फ्लड रिडक्शन। फ्लड रिडक्शन यही काम करती है। फ्लड रिडक्शन कहती है कि आप हेलो तो किसी नेबर के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, करेक्ट, बट आप DNA बिट लगा के रिसीव करोगे, जो भी LSA उसके साथ रिसीव करोगे, ठीक है। अब उसको कैसे करते हैं हम, देखें। R3 के पास जाएंगे पहले, नहीं R2 पे ही जाएंगे, जिस इंटरफेस के अंदर गए थे R2 के पास जाएंगे, इंटरफेस S0/0 पे जाएंगे और इसको करेंगे नो IP OSPF डिमांड सर्किट IP OSPF फ्लड रिडक्शन। जैसे डिमांड सर्किट लिखा था वैसे क्या लिखेंगे, फ्लड रिडक्शन। ठीक है सर, फ्लड रिडक्शन हो गया। डू शो IP OSPF, देखो अब इंटरफेसेस, क्या किसी नेबर के लिए हेलो सप्रेस है, लेकिन क्या दिखा रहा है, रिड्यूस LSA फ्लडिंग, मतलब DNA बिट लगा के दे रहा हूं मैं आपको, दे रहा हूं अभी भी DNA बिट लगा के, करेक्ट है। तो गाइस दिस इज व्हाट, फ्लड रिडक्शन। ये दो कंसेप्ट हैं, पुराने कंसेप्ट हैं, आजकल के टाइम पे तो आई रेयरली सी देम बीइंग इन यूज्ड, राइट। OSPF के ये पुराने कंसेप्ट्स हैं। इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ये क्या है, राउटर आईडी। हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप बाद में डालते हो ये लूप बैक की IP एड्रेस नहीं होती, ये क्या होती है, राउटर आईडी। ये वर्ड एरिया 0 अब नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ एक एरिया 0 है, करेक्ट। कौन सा है वो, R3 जो है, सिर्फ यही हमारे पास क्या है, एरिया 0।
अब गाइस थोड़ा सा खेल करते हैं। क्या? यहाँ पे 2 राउटर और हैं, अब इनको प्ले में लेके आते हैं। देखो, अच्छा एक छोटी सी चीज़ तो कर ही लो। अगर मैं MTU चेंज कर देता हूँ किसी 2 राउटर्स के बीच में, कहाँ पे करूँ बताओ? R6 और R7 के बीच में कर देता हूँ। IP OSPF नहीं, IP MTU 14 देखो 7 की नहीं आई, अब 7 की नेबर रिलेशनशिप क्या नहीं आई? अब नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने R6 के इस वाले इंटरफेस पे MTU चेंज करके कितना कर दिया? अब इसको आप लेके आना है। वाह, लड़का इंटेलिजेंट है। कह रहा है कि इसने एक अच्छा सोल्यूशन दिया। इसने कहा सर R7 पे जाओ और इसको भी 1400 कर दो, आप आ जाएगा। लेकिन ये मैच क्यों करना है ये बताओ। देखता हूँ कितना पढ़ते हो तुम घर जाके। सर जी बताइए, ये दोनों सेम क्यों होने चाहिए MTU? होती है ना सर, वो स्टेट्स होती है ना, स्टेट्स नेबरशिप की स्टेट। ये कह रहे हैं मैं एक्सटार्ट में फंसा हुआ हूँ। ये किस में फंसा हुआ है? कब तक फंसा रहेगा? देखो एक्सटार्ट स्टेट ऑफ OSPF में सबसे पहले वो मैच करता है MTU ऑफ द इंटरफेस। अगर वो मैच नहीं होते तो नेबर रिलेशनशिप नहीं आती। अब एक कंडीशन लगा दी उसने, ना तो आप ये कमांड डाल सकते हो, ना किसी इंटरफेस पे जाके आप चेंज कर सकते हो MTU। अब करो। शाबाश, इग्नोर कर देंगे। शाबाश। कहाँ करोगे? कहाँ पे करोगे? कौन से राउटर पे करोगे? देखो जिस पे कम होगा, जिस पे कम होगा उस पे इग्नोर करोगे, जिस पे MTU उस पे इग्नोर करोगे। 6 पे दी थी ना कमांड। पहले क्यों नहीं बताते? ठीक है, अब थोड़ी देर आराम करो, ये अब आ जाएगी थोड़ी देर बाद अपने आप। ठीक है, कहीं भी जाना है इस कमांड को डाल देना है। कहाँ डालना है? जिस इंटरफेस पे कम कॉन्फ़िगर होगा वहाँ पे। सेम नहीं करना है। कई कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सेम नहीं मिलेगा, जैसे टनल में होता है कई बार, वहाँ पे 1472 चल रहा होता है कई बार। 13 हमें MSS कितना कम मिलता है तो हम वहाँ पे IP MTU की कमांड डालते हैं। अब सामने वाला इंटरफेस पे वैसे ही चल रहा है, हमने टनल बना के उस पर चेंज कर रखा है, तो नेबर रिलेशनशिप कभी अप नहीं आएगी। हब पे हमेशा MTU ज़्यादा मिलेगा, हब एंड स्पोक टोपोलॉजीज में टनल की। जब कभी DM VPN पढ़ोगे तो वहाँ पे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी पढ़ोगे, है ना? वहाँ पे MTU हमेशा क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, स्पोक पे कम मिलेगा, तो वहाँ पे चेंज होगा ऑब्वियसली। तो आप ये कमांड डाल के उनकी नेबर रिलेशनशिप को क्या ला सकते हो? अप लेके आ सकते हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कमांड्स होती हैं OSPF में। इसमें सिर्फ एक्सटार्ट ही स्किप करेगा, बाकी सब नॉर्मल होगी। हाँ जी सर, कमांड देखिए। आज की कक्षा समाप्त।